एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर असम टेट का बोथ पेपर 1 एंड 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन ऑफ सोशल साइंस 2019 का, जो कि पेपर 2 का है और सोशल साइंस आप लोग का 60 मार्क्स का होता है। इनमें से आप लोग को 30 क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है। तो यदि आप 30 क्वेश्चन को नहीं देखे तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से वॉच कर लीजिएगा। उन 30 क्वेश्चन से आप लोग को एक्स्ट्रा चीज को भी सीखने को मिलेगा, वो भी आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड। तो नेक्स्ट 2019 का सोशल साइंस प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 2 दैट इज 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को सीखते और समझते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61। भारतवर्ष के कितने राज्य में द्विसदन विधानमंडल है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, ए में 5, बी में 7, सी में 17 एंड डी में 19। इन हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका 5, 7, 17 एंड 19, क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर होगा 6। हमारे इंडिया में टोटल बाइकैमरल लेजिस्लेचर द्विसदन विधानमंडल ओनली 6 है, जो कि आप लोग को यहाँ पे 6 ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा द्विसदन विधानमंडल है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो कहाँ कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, कुल 6 राज्य में हमारा द्विसदन विधानमंडल है, लेकिन ऑप्शंस में 6 नहीं है। तो यहाँ पर इसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा पहले था द्विसदन विधानमंडल टोटल 7, पहले 7 था, लेकिन 2019 16 अक्टूबर 2019 के बाद से एक और राज्य को हटा दिया गया द्विसदन विधानमंडल से। वो कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 2019 16 अक्टूबर में जम्मू एंड कश्मीर में जो द्विसदन विधानमंडल है उसको हटा दिया गया था। तो उसके बाद से हमारा कुल 6 हो गया। तो 6 हो गया तो आप लोग को इतना तो पता चल गया कि कौन कौन से राज्य में 6 था। तो 6 था हमारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में भी राइज कर सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 62 नंबर। भारतीय संविधान का न्यायिक समीक्षा की धारणा निम्नलिखित किस राष्ट्र से उद्धृत है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोर्न फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यूएसएसआर, यूएसए, जापान, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग को बता दूं कि होगा यूएसए। यूएसए से क्या किया गया था? जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, जो हमारा न्यायिक समीक्षा है, यहाँ से लिया गया था। ठीक है, याद कीजिएगा, यूएसए मीन्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 21 का मतलब कि आर्टिकल 21A अनुच्छेद के तहत नीचे के किस क्षेत्र के साथ समर्पित है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस है। तो 4 ऑप्शंस में क्या क्या है? खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार एंड तथ्य जानने का अधिकार, फूड सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत जो कि हमारा संविधान संशोधन हुआ था 86वां, ठीक है, 86 जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, वो भी कब हुआ था? 2002 में। 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21 के अंतर्गत 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का बात किया गया था, जो कि ये हमारे एज ए फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल 21 के तहत 86 अमेंडमेंट के थ्रोली, जो कि हमारा 2002 में हुआ था अमेंडमेंट, ये याद कर लीजिएगा, 2002 में अमेंडमेंट हुआ था। और इस अमेंडमेंट के तहत शिक्षा का अधिकार 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी होना चाहिए। आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, 6 to 14 फ्री एंड कंपल्सरी। 86 अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002। ठीक है, ये बहुत आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन है कि कागज की मुद्रा और सिक्का मुद्रा को कहा जाता है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड एज फ्लैट मुद्रा, लीगल मुद्रा, फिएट मुद्रा और बी और सी दोनों। बी और सी जैसे कि लीगल मुद्रा और फिएट मुद्रा की बात की गई है यहाँ पे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बता दो, हो जाएगा हमारा बी और सी दोनों, लीगल मुद्रा और फिएट मुद्रा दोनों होगा।
ये क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा करेंसी नोट्स और कॉइन्स होता है इसको हम ऑलरेडी कहते हैं ये लीगल टेंडर एंड फिएट मनी, ठीक है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारा जो होता है ये इश्यू होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इश्यू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीगल मुद्रा और फिएट मुद्रा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 65 नंबर। 65 में है कि निम्नलिखित कौन सा संवैधानिक अनुष्ठान है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग, ऊपर के सभी। Which of the following is a constitutional body? इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, या ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा राइट आंसर? ये तीनों आएगा, इलेक्शन कमीशन भी आएगा, फाइनेंस कमीशन भी आएगा और नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, ये हमारा तीनों आ जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 66 नंबर। उपयोगिता धारण को सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था? The concept of utility was introduced by Marshall, Hicks, Bentham and Goshen। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे जो आप लोग का ऑप्शंस दिया गया है ना, यहाँ पे ऑप्शंस में किसी किसी में राइट आंसर नहीं दिया। हम इसलिए क्या होता है, जो कैंडिडेट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा ऑप्शन ट्रिक करके चले आते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है ट्रिक करने के सिवा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये कोई और, यहाँ पे जो होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शंस में उनका नाम नहीं है, वो थे स्टैनले जेवंस, ठीक है, स्टैनले जेवंस। स्टैनले जेवंस ही द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के प्रवर्तिक यही किए थे, मतलब इंट्रोड्यूस किए थे। और ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये मार्शल, हिक्स एंड बेंथम एंड गोशन, यहाँ पे एक सिमिलर ऑप्शन आ रहा है। जो बेंथम थे ना, बेंथम, इनको हम लोग एज ए फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी के रूप में जानते हैं, न कि इंट्रोड्यूसर के रूप में यूटिलिटी कॉन्सेप्ट का। स्टैनले जेवंस को ही हम जानते हैं कि जो इंट्रोड्यूस किए थे यूटिलिटी का, यही किए थे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को चारों ऑप्शंस में कोई भी राइट नहीं है। बेंथम को भले ही हम लोग जानते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी, इसलिए आप लोगों को यदि ट्रिक लगाना होगा तो बेंथम लगाने से मार्क्स मिल सकता था। यदि हम लोग इस पर अपोज करते हैं तो 100% इसको मार्क्स मिलना चाहिए था हम लोग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार असम के जिलों में से सबसे सर्वनिम्न साक्षरता का प्रतिशत जिला है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, चिरांग, धुबरी, उदालगुरी, डिमासा। As per 2011 census, the district have the lowest literacy rate among the district of Assam is। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक बात है, यहाँ पे आप लोग को एज पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली बताना है आप लोग को। तो उसमें सबसे हमारा लोवेस्ट लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धुबरी। धुबरी में सबसे लोवेस्ट। और इसके अलावा जो हमारा हाईएस्ट जो होगा कामरूप मेट्रो, हाईएस्ट में हमारा कामरूप मेट्रो आएगा। 38.71% हमारा लिटरेसी रेट है। और धुबरी का कितना है? तो 58.34%, ठीक है, 58.34% हमारा धुबरी में लिटरेसी रेट है, सबसे लोवेस्ट। और हाईएस्ट हमारा कामरूप मेट्रो में कितना है? 88.71%। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि यहाँ पे है आपका कि 12th 5 years प्लान कवर द पीरियड। जो द्वादश पंचम वार्षिक परियोजना की कालावधि क्या है? तो 2010 से 15 तक, 2011 to 16, 2012 to 17 एंड 2013 to 18। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2012 to 17। यही हमारा 12th और सबसे लास्ट 5 year प्लान था, क्योंकि इसी के बाद से हमारा जो 5 year प्लान जो खत्म हो गया और उसके जगह पे क्या आ गया? हमारा नीति आयोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की कुल निर्वाचन आयोग की संख्या कितनी है? हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर आर इन इलेक्शन कमीशन? यहाँ पे आपका ऑप्शन है 4, 3, 13, 4, 14। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। ये 3 इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यहाँ पे हमारा 3 होते हैं, क्योंकि एक होते हैं हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ, और 2 होते हैं ओनली इलेक्शन कमिश्नर। और इससे रिलेटेड और एक पॉइंट बता दूं कि अभी एट द प्रेजेंट हमारा 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुशील चंद्र। सुशील चंद्र जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर वो कौन कौन है? तो एक है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुशील चंद्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे का कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है?
तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है वैदेशिक मुद्रा का रक्षक, रुपया मुद्रा करना, सिक्का मुद्रा प्रचालन, ऋण नियंत्रक, जो कि इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग। Which of the following is not the function of Reserve Bank India? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, इश्यूएंस ऑफ कॉइन्स एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी बता दूं कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शंस क्या है, जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी ये तो होता ही होता है, और ये जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स ये भी होता है, और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट ये भी होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इश्यूएंस ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना। इश्यूएंस ऑफ कॉइन्स ओके, हमारा इश्यूएंस ऑफ नोट्स होता है, जो हमारा आरबीआई का फंक्शन है इश्यूएंस ऑफ नोट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन है कि Which of the following statements not true of the 6th schedule of the Constitution of India? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए, भारतवर्ष के संविधान ने 6 अनुसूची के अनुसार भारत के उत्तर पूर्वांचल के जनजातियों की सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति, परंपरा की रक्षा करते हैं। यस, ये राइट ऑप्शन है आपका। एंड बी में है कि 6 अनुसूची ने जनजातीय समाज को परंपरागत कानून की सुरक्षा के लिए स्वीकृति दी है, ये भी राइट आंसर है इसका। एंड सी में जो 6 अनुसूची के तहत सरकार भारतवर्ष के उत्तर पूर्वांचल के सभी स्वायत्त शासित परिषद की गठन करती है, ये भी तो राइट है इसका। एंड डी में दिया हुआ है कि 6 अनुसूची के तहत सरकार स्वायत्त शासित परिषद को विधान, कार्य और न्यायिक क्षमता देकर गठन करती है, ये तो कतई नहीं हो सकता है। ये जो हमारा विधान, कार्य और जो न्यायिक क्षमता है इसको ये स्वीकार नहीं करता है, क्षमता देने के गठन नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशियल जो पावर होता है ये हमारा कोई भी ऑटोनोमस काउंसिल को नहीं देता है, ये डायरेक्ट हमारे स्टेट का ही कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर आंसर राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कौन सा भारतीय निर्वाचन में संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान मिलने वालों को विजयी घोषित करना, ऑप्शन बी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एंड सी में अमेरिका राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति निर्वाचन, एंड डी नंबर ऊपर का एक भी शुद्ध नहीं। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, प्रथम स्थान मिलने वालों को विजयी घोषित करना, फर्स्ट पास द पोस्ट। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा सरल बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक प्रमुख प्रणाली है, और जिससे कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जब फर्स्ट पास द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजयी बनाना। तो यहाँ पे यही हमारा जो सिस्टम है हमारा इंडिया में होता है, और भारत में जो हमारा लोकसभा और विधानसभा होता है, और इन्हीं दोनों चुनाव में यही हमारा प्रणाली को अपनाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान मिलने वालों को विजयी घोषित करना, और इंग्लिश में आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 73 नंबर। भारत के संविधान में 8वां अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को स्वीकृति दिया गया है? हाउ मेनी लैंग्वेज डज द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज? 18, 20, 22 एंड 29। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बता दूं कि 22 होगा। कुल हमारा 22 लैंग्वेजेस को जो हमारा 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय, आत्म सहायक ग्रुप का बैंक संयोजन योजना का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला संस्थान। जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप है ये किस बैंक से लिंकेज किया गया था सबसे पहले, ये पूछा गया सबसे पहले कौन सा बैंक। यहाँ पे आसाम ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैक्सिमम लोग यदि इसको ऑप्शन से देखेंगे तो आंख बंद करके देंगे आसाम ग्रामीण विकास बैंक, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछा है सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला संस्थान, लॉन्च कौन किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता दूं कि होगा नाबार्ड। नाबार्ड ने ही सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक से अपने बैंक से लिंकेज किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 75 नंबर। 75 में कि भारतवर्ष का प्रथम पंचम वार्षिक परियोजना को आधार मानकर लेने वाला मॉडल था। द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ द इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ महालन बिस्का मॉडल, हारूड डोमर मॉडल, हारिस मॉडल, गांधीयन मॉडल। तो कौन सा मॉडल था? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, हमारा पहला पूछा है तो पहला इसका हो जाएगा हारूड डोमर मॉडल। पहला जो हमारा पंचवर्षीय योजना हुआ था कब हुआ था? 1951 से लेकर 56 तक, 1956 तक हुआ था।
और ये किसके लीडरशिप में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में। और इसका पहला जो मॉडल तैयार किया गया था ये क्या था? हारो-डोमर मॉडल तैयार किया गया था। और इस जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, तो इसका मेन एम क्या था? किस एम को फोकस किया गया था? तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था। तो यहाँ से आप लोग इतना पॉइंट को याद कर लीजिए। और एक पॉइंट याद करने की जरूरत है आप लोगों को। फर्स्ट तो आ गया, एंड क्या पता सेकंड भी पूछ सकता है आप लोग को, पूछे या ना पूछे आप लोग को जानना चाहिए। तो सेकंड हुआ था महालनोबिस बीस का मॉडल हुआ था। और ये जो दूसरा हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? वो हुआ था, देखिए 1956 तक खत्म होता है, तो 56 के बाद से स्टार्ट होता है, 1956 से 1961 तक हुआ था। और वो भी किसके लीडरशिप में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के ही लीडरशिप में हुआ था। तो इसका पहला का हमारा मेन एम था एग्रीकल्चर, और सेकेंड को फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा आप लोग याद कीजिए, पहला हमारा हारो-डोमर मॉडल एंड दूसरा होगा महालनोबिस का मॉडल। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन की। एक संसदीय प्रणाली सरकार में निम्नलिखित कौन सी उक्ति सही है? एक संसदीय प्रणाली सरकार हमेशा प्रकृतिगत रूप से एकात्मक है। एक संसदीय सरकार निश्चित रूप से एक लिखित संविधान रहता है। एंड सी नंबर, एक संसदीय प्रणाली सरकार प्रकृतिगत रूप से राजकीय नहीं होते। एंड डी नंबर है, एक संसदीय प्रणाली सरकार के प्रधान एक नामधारी कार्यपालक है। तो इसका क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी उक्ति सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन जो दिया कि एक संसदीय प्रणाली की सरकार हमेशा प्रकृति रूप से एकात्मक, ये तो हो नहीं सकता, एकात्मक कभी नहीं होता है। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली सरकार निश्चित रूप से एक लिखित संविधान रहता है, निश्चित रूप से दिया हुआ है, एकदम निश्चित, जो लिखा है सेम वैसा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट है कि एक संसदीय प्रणाली सरकार प्रकृतिगत रूप से राजकीय नहीं होते, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ एक संसदीय प्रणाली सरकार के प्रधान एक नामधारी कार्यपालक है, ये राइट है। क्योंकि जो हमारा संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होता है, तो यहाँ से हमारा संसदीय व्यवस्था में ही राष्ट्रपति जो होता है ये हमारा मुखिया होता है। और ये मुखिया होने के साथ साथ ये कार्यपालिका का एक नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, यहाँ पे बस नाम मात्र का, लेकिन उसका जितना भी कार्यमंडल जो संभालने का जो क्षमता होता है वो हमारा कुल प्रधानमंत्री का होता है। बस नाम मात्र का कार्यपालक कौन होता है? जो कि प्रधान होता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही, और सब काम कौन संभालता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन है कि कायाकल्प योजना किस क्षेत्र के संलग्न है? द कायाकल्प स्कीम इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, शिक्षा खंड, स्वास्थ्य खंड, कौशल विकास, कर्म संस्थान सृष्टि। तो कायाकल्प के बारे में बता दूं, जो कायाकल्प जो स्कीम है ये ऐसा स्कीम है, ये सार्वजनिक तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य सुविधा, देखिए इसका राइट आंसर पता चल गया स्वास्थ्य खंड से, तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए, स्वच्छता और साफ सफाई के लिए सुनिश्चित किया गया था। और इसका गठन कब हुआ था? ये 15 मई 2015 को इसका शुरुआत किया गया था। और इसी कायाकल्प को साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर शुरुआत किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 78 नंबर क्वेश्चन है कि जीरो बेस्ड बजट वाज फर्स्ट एडॉप्टेड इन इंडिया, जापान, इंग्लैंड, यूएसए। शून्य का आधार मानकर बजट व्यवहार करने वाला प्रथम देश कौन सा है? भारत, जापान, इंग्लैंड और मार्किन संयुक्त राष्ट्र, कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो बेस्ड बजट जो स्टार्ट किया था सबसे पहले कौन सा देश? तो यूएसए, अमेरिका। तो ये जो यूएसए जो था, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, ये कब शुरू किया था? 1970 में। 1970 में ये सबसे पहले यूज़ किया था। और इससे रिलेटेड और एक पॉइंट जान लीजिए कि जो जीरो बेस्ड बजट है सबसे पहले कौन डेवलप किया था? तो कौन किया था? पीटर पायहर, ठीक है। पीटर पायहर ने 1969 में इसने डेवलप किया था। और उसके बाद से सर्वप्रथम हमारा यूएसए जो अमेरिका है, अमेरिका ने इसको यूज़ किया। कब किया था? 1970 ईस्वी में। याद रखिएगा, जीरो बेस्ड बजट 1970 ईस्वी में अमेरिका ने किया था। और इसको कौन डेवलप किया था? तो पीटर पायहर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर है कि हाइपर मार्केट है एक सुपर मार्केट, एक विभागीय स्टोर, ए और बी दोनों का मिश्रण और ए बी दोनों का नहीं। हाइपर मार्केट इज ए सुपर मार्केट, ए डिपार्टमेंटल स्टोर, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए नॉट बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। ये जो हाइपर मार्केट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ए सुपर मार्केट और ए डिपार्टमेंटल स्टोर।
याद रखिए हाइपर मार्केट द कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मुद्रा व्यवहार के क्षेत्र में नीचे कौन सा व्यवहार किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले ऑप्शंस देख लीजिए, आरटीजीएस, नेफ्ट, स्विफ्ट, ऊपर का एक भी नहीं। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा स्विफ्ट। याद रखिएगा स्विफ्ट जो होगा ये हमारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा ये भी जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। याद रखिएगा स्विफ्ट को इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है लिखित किस राज्य में भारतवर्ष के सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वहाँ पे सोना मिलता है, स्वर्ण उत्पादक राज्य है कर्नाटक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व परिषद में सिक्किम को किस सन में जोड़ा गया था? सिक्किम वाज एडेड टू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है नेक, तो इसमें हमारा सिक्किम को कब जोड़ा गया था? तो सिक्किम को जोड़ा गया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है 1991, 2000, 2002, 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2002। 2002 में सिक्किम को जोड़ा गया था और किस में? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा का श्रेणी विभाजन की धारणा M1, M2, M3 और M4 प्रवर्तन किए थे? इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मनी इनटू M1, M2, M3 एंड M4। इसका ऑप्शन है 1956, 1966, 1977, 1991। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 1977। ये M1, M2, M3, M4 जो क्लासिफिकेशन हुआ था थ्रू द RBI कब हुआ था? 1977 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर। तो 84 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर क्या है? तो बैंक दर क्या है कि जिस मूल्य में वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक रूप से कर्ज लेते हैं, जिस दर से वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को रुपए कर्ज देते हैं, जिस दर से वाणिज्यिक बैंक ग्राहक को रुपए कर्ज देते हैं, और डी नंबर जिस दर से वाणिज्यिक बैंक दूसरे एक वाणिज्यिक बैंक को रुपए कर्ज देते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगी, डायरेक्ट नहीं, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन सा नहीं होगा। तो जिस दर से वाणिज्यिक बैंक दूसरे एक वाणिज्यिक बैंक को कर्ज रुपए देते हैं ये तो होगा नहीं। जिस दर से वाणिज्यिक बैंक ग्राहक को रुपए कर्ज, ये डायरेक्ट तो कभी नहीं देगा, ये भी नहीं होगा इसका। तो नेक्स्ट है जिस दर से वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को रुपए कर्ज देते हैं, ये तो हो नहीं सकता, भारतीय रिजर्व बैंक को कर्ज क्यों देगा। एंड नेक्स्ट है कि जिस मूल्य में वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए कर्ज लेते हैं, मतलब कि जो कमर्शियल बैंक होता है ये जो भारतीय रिजर्व बैंक से क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक दर, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। निम्नलिखित कौन सी प्रणाली को भारत के संसद अधिवेशन के कार्यक्रम में नहीं रखा जाता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है प्रश्नों का घंटा, क्वेश्चन आवर, बी में है कि प्रिविलेज मोशन, सी में फिलिबस्टर एंड डी में ध्यानाकर्षण मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं ये जो पार्लियामेंट्री सेशन होता है यहाँ पे जो क्वेश्चन आवर, ये क्वेश्चन आवर्स को रखा जाता है, और जो प्रिविलेज मोशन इसको भी रखा जाता है, लेकिन ये फिलिबस्टर नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? कि जो फिलिबस्टर होता है यह कार्यक्रम में नहीं बल्कि ये खुद व खुद वहाँ पे आ जाता है। ये इसलिए कि क्योंकि जब भी कार्यक्रम में थोड़ा भी विलम्ब होता है, थोड़ा भी लेट होता है, डिले होता है, तो लोग वहाँ पे डिबेट्स करना शुरू कर देते हैं, डिबेट एक दूसरे को खुद ही डिसीजन लेना शुरू कर दे। तो ये जो चीज़ें ये संसद के मर्जी से नहीं होता है, ये खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन ये इसलिए पूछा गया कि जो कार्यक्रम में नहीं रखे जाने वाला तो ये फिलिबस्टर होगा, किंतु ये ध्यानाकर्षण मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन इसको रखा जाता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, लेकिन ये जो फिलिबस्टर है ये जो नहीं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जब कोई कार्यक्रम वहाँ पे विलम्ब होता है, डिले होता है, तो लोग डिबेट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित किस अनुच्छेद के कारण भारत के संविधान ने किसी एक राज्य की राज्य सरकार सुचारू रूप से काम नहीं चलाती है, तब संवैधानिक धारा के अनुसार उस राज्य को राष्ट्रपति शासन घोषणा कर सकते हैं? तो कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, आर्टिकल 354 एंड आर्टिकल 356।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 के तहत कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। भारत में राष्ट्रपति शासन का अर्थ किसी राज्य सरकार को हटाए जाने और राज्य में केंद्र सरकार को शासन लागू होना होता है, और इसे राज्य आपातकाल जो कि स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, और इसलिए इसका जो स्टेट इमरजेंसी तो हमारा 356 होता है, इसको लागू किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नोक्त कौन सा गणतंत्र का विशिष्ट नहीं है? Which of the following is not the feature of democracy? कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन, वंशानुक्रमिक शासन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इलेक्शन और हेरिडिटी रूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कहा जाए तो यहाँ पे विशिष्ट नहीं है, फीचर्स नहीं है। कानून का शासन ये होगा ही, रूल ऑफ लॉ होगा ही, और स्वतंत्र न्यायपालिका ये होगा ही, निर्वाचन इलेक्शन होगा ही, किंतु जो हमारा गणतांत्रिक जो है ये इसमें हेरिडिटी रूल कभी नहीं आएगा, ये कभी फीचर्स नहीं हो सकता है। कानून का शासन हो सकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो सकता है, निर्वाचन हो सकता है, किंतु हेरिडिटी रूल कतई नहीं हो सकता। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था प्रचलन आरंभ किया गया था? Which of the following state was the first to adopt the पंचायती राज? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, असम, बिहार, राजस्थान, पंजाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में 1959 वो भी 2 अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत किया गया था, वो भी कौन से राज्य में? राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर। 89 क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के किस राज्य को सर्वप्रथम भाषा को आधारभूत मानकर गठन किया गया था? Which of the following state is formed on the basis of language in India? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के आधार पर इसको गठन किया गया था, वो भी कौन से ईस्वी में? 1953। 1 अक्टूबर 1951 को लैंग्वेज के आधार पर, मतलब कि प्रथम भाषा को आधार मानकर इस राज्य को गठन किया गया था। कौन से? तो आंध्र प्रदेश का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने 1983 में सरकारीय आयोग स्थापन कर, फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे, परीक्षा करने के लिए सौंपते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और क्षमता संतुलन के बारे में। बी में भारतवर्ष के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध और क्षमता संतुलन के बारे में। एंड सी नंबर भारतवर्ष के न्यायपालिका और कार्यपालिका संबंध के बारे में। एंड डी नंबर राष्ट्र और राज्य के बीच क्षमता विभाजन की संघात निर्माण हेतु। इंग्लिश भी देख लीजिए आप लोग। कार्य कमीशन सेट अप इन 1983 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इंटरेस्टेड टू एग्जामिन, क्या चीज के लिए? द रिलेशनशिप एंड बैलेंस पावर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। बी नंबर द रिलेशनशिप एंड बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड सी नंबर द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड डी नंबर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो सरकार के द्वारा जो 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था, इसका मेन उद्देश्य ही था कि जो केंद्र और राज्य सरकार है उसके बीच जो संबंध है और उसका जो क्षमता है उसको संतुलन बनाए रखना। तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी सोशल स्टडी का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।